हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो आज का क्लास हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्लास कौन सा है? शेर शाह सूरी का प्रशासन। ठीक है। इससे पहले तो हम मुगल काल का कैसे शुरुआत हुआ था उस चीज़ को समझा चुके हैं आप लोगों को और सूर्यवंश कैसे चला, कौन कौन से शासक आए, वो सब चीज़ आप लोग को हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। तो अब शेर शाह सूरी जो काफ़ी प्रतापी और दक्ष और निपुण प्रतापी शासक जो था सूर्यवंश का, तो वो कैसे अपना प्रशासन को बनाता है और कैसे अपने साम्राज्य को स्ट्रोंग बनाता है, तो उसी चीज़ के बारे में आज का क्लास है। ये क्लास से काफ़ी क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। कहीं कि कोई भी साम्राज्य का जो नींव होता है तो उसका जो बनाने का जो तरीका होता है उसी पे वो आधारित होता है। जैसे प्रशासन, तो प्रशासन अगर स्ट्रोंग रहेगा तभी जाके कोई साम्राज्य अच्छा से उगेगा और बढ़ेगा और बहुत सुदृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा। समझ रहे बात को? और कोई भी दूसरे वंश या कोई भी दूसरे विरोधी लोग उसको हराने नहीं सकेगा। तो किस तरह से अपने आप को वो बनाया था, अपने साम्राज्य को बनाया था सूर्यवंश का प्रतापी शासक शेर शाह सूरी, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो पढ़ते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कोई कोई मेरे से जूनियर भी होंगे, कोई कोई मेरे उतने बड़े भी होंगे, तो इसीलिए ऐसा। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, हमको पूरा विश्वास है। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। शेर शाह का प्रशासन। ठीक है, तो देखिए ये मेरा सिंबल है। ओके ना, तो देख लीजिए, बहुत गजब का सिंबल है। अब आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की जाती। महानतम, अरे काफी महान था, समझ रहे ना। आया सिंगल सा एक ठो युवक और अपने आप को स्थापित कर दिया। समझ रहे बात को? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो महानतम शासकों में की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। उसे उसके सैनिक उपलब्धियों के कारण उसको नहीं जाना जाता था। उसका जो सैनिक उपलब्धि था उसके कारण नहीं जाना जाता था, बल्कि उसके उच्च कोटि के शासन व्यवस्था को स्थापित किए जाने के कारण उसको जाना जाता है। शेर शाह सूरी को इतने ज़्यादा ये दक्ष था और प्रभावी था कि आने वाला जो शासक लोग था इससे एग्जाम्पल लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। कितने महान बात है। तो वही अगला पॉइंट है, देखिए। दक्ष साम्राज्य निर्माता के रूप में उसको जानबे करते हैं और शक्तिशाली प्रशासक के रूप में जानते हैं। बात को समझ रहे? और उसका एग्जाम्पल कौन लेता है और अपने साम्राज्य को बाद में बनाता है? अकबर को तो आप लोग जान ही रहे हैं, मुगल साम्राज्य के काफी प्रतापी शासक अकबर। तो अकबर उसका एग्जाम्पल लेके अपना साम्राज्य को विस्तार करता है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लेता है अकबर। तो उस चीज़ को आप लोग अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसीलिए शेर शाह सूरी को पुरोगामी माना जाता है, किसका? अकबर का। अब आगे देखते हैं। जो भी पॉइंट लिखे ना वही वही बोल रहे हैं और हमको तो याद है, इसलिए आप लोग को अच्छा समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो पॉज करिए और पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो कभी कभी टंग इधर उधर स्प्लिट हो सकता है 1 सेकेंड के लिए, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते आगे। अगला पॉइंट क्या है? वीवीआई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, शेर शाह अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? आगरा में। दिल्ली में नहीं बनाता है, आगरा में बनाता है। अजान हो रहा है, भगवान को याद किया जा रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, फिर भी हम पढ़ाना जारी रखते हैं। चलिए पढ़ाते हैं। तो देखिए पॉइंट में आएगा। देखिए केंद्रीय शासन मतलब सेंटर में क्या क्या शासन रखता है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल। और वीवीआई पॉइंट है ये, काफ़ी इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखिए हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, शेर शाह पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति पे विश्वास करता था। मतलब एक तंत्रात्मक मतलब सिंगल वही राजा रहता था और वही अपना सारा प्रशासन को कंट्रोल सिंगल में रखता था। समझ में आ रहा है? इसको एक तंत्रात्मक बोलते हैं। कोई भी राजा अपना प्रशासन को एक तंत्रात्मक रखता है,
लेकिन अभी का जो वर्तमान में जो शासन चल रहा है हम लोग का देश में, वो कौन सा शासन आप लोग तो जान ही रहे, लोकतंत्रात्मक। मतलब यहाँ लोगों को भी भागीदार बनाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री तो है ही, राष्ट्रपति तो है ही, ग्रामीण स्तर पर आइएगा तो आप लोग देखिएगा मुखिया प्रशासन को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको समझ में आया, विकेंद्रीकृत कर दिया गया है प्रशासन को। लेकिन पहले का प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइजेशन इस टाइप का बोला जाता है। तो वही चीज एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू किया था कौन, शेरशाह सूरी, और उसी में वो विश्वास करता था। और संपूर्ण और सारी, मतलब संपूर्ण या सारी शक्ति अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा था कौन, शेरशाह सूरी। बात को समझ में आया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामलों में प्रमुख था। चाहे वो न्याय करना हो, चाहे कार्यपालिका का काम हो, चाहे सैनिक का काम हो, सबका वो प्रमुख था। और वो तो एक तरह का सर्वसर्वा ही था। समझ में आ रहा है, पूरा खतरनाक। अब आगे देखते हैं। इतने विशाल सूर साम्राज्य तो काफी बड़ा था। आप लोग को मैप में भी हम दिखाए थे, आप लोग चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। जब हम शेरशाह सूरी को पढ़ाए थे तो मैप में बढ़िया से पढ़ाए थे, कैसे वो रोड बनाया, कितना उसका साम्राज्य था, कश्मीर, बंगाल, इधर गुजरात, तो काफ़ी बड़ा इलाका था। तो उसको आप लोग मैप में हम दिखा चुके हैं, जाके देख लीजिए। मेरा पहला सूर्यवंश में जो शेरशाह सूरी को पढ़ाए उसमें है, ठीक है। तो इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अब वो अकेले तो नहीं चला सकता इतना बड़ा प्रशासन को, इसीलिए वो कुछ योग्य लोगों को भी चुना और उन लोग का सहयोग से अपना प्रशासन चलाने लगा। अब आगे देखते हैं। इसलिए उसने कुछ विभागों की स्थापना की। समझ रहे, जैसे अभी शिक्षा मंत्रालय होता है, डिफेंस मंत्रालय होता है, मतलब रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही ये भी बनाया अपना, है ना। और अधिकारी लोग को नियुक्त भी कर दिया, अपना अपना काम करो, लेकिन सब हमको रिपोर्ट करेगा, इस टाइप का बात बोला। अब आगे देखते। तो इसी तरह इसने एक विभाग बनाया, दीवाने वजारत। क्या, दीवाने वजारत। यह जो विभाग था वो आर्थिक मामलों की देख रेख करता था। कौन, आर्थिक मामलों का कौन, दीवाने वजारत। और देखिए VVI पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है, दीवाने वजारत किस लिए स्थापित किया गया था, इसे पूछ देगा। तो आप क्या करिएगा, आर्थिक मामलों की देख रेख करता था। और इसमें राजस्व, लगान, मतलब टैक्स वैक्स वाला मामला था ना, उसका देख रेख करता था। और इसका अध्यक्ष को वजीर बोला जाता था, वजीर। और ये काफी पावरफुल पोस्ट था, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री की तरह, प्रधानमंत्री के समान ये पोस्ट था। बात को समझे। और यह अन्य मंत्रियों की कार्यों की देख रेख करता था। जैसे दूसरा है दीवाने आरिज या अर्ज, दीवाने आरिज या अर्ज, ये भी VVI पॉइंट है। चलिए इसको भी देखते हैं, ठीक है। इस विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं, आरिज मुमालिक। क्या बोलते हैं, आरिज मुमालिक, ठीक है। और इस विभाग का जो काम था वो सैन्य संबंधी कार्य किए जाते थे। कौन सा, सैन्य संबंधी कार्य किए जाते थे। किंतु ये सैनिकों की भर्ती नहीं करता था, ये दीवाने आरिज भर्ती नहीं करता था। और सैनिकों को डायरेक्ट भर्ती कोई करता था तो वो शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी खुद ही ले रखा था अपने ऊपर उत्तरदायित्व सैनिकों का भर्ती के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी अयोग्य सैनिक मेरा सेना में आए और हार का कारण बने। बात को समझे। अब आगे देखते। थर्ड नंबर है दीवाने रिसालत। क्या है, ये भी VVI पॉइंट है, दीवाने रिसालत। यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करता था, पत्र व्यवहार, मतलब ये एक तरह का विदेशी मामले था, विदेशी मामले। जैसे हम लोग का देश अभी देखते हैं ना, नेपाल से संपर्क कर लेता है, रूस से संपर्क कर लेता है, इधर अमेरिका से संपर्क कर लेता है, इधर ब्रिटेन से कर लेता है, इधर ऑस्ट्रेलिया से कर लेता है, इधर साउथ अफ्रीका से कर लेता है। तो उसी तरह का ये विभाग था, दीवाने रिसालत, मतलब विदेशी मामलों की देख रेख करता था। या फिर समकक्ष जो राज्य थे, जो दूसरे राज्य थे, उससे संपर्क करने काम करता था ये विभाग, दीवाने रिसालत, ठीक है। दीवाने रिसालत को धार्मिक विभाग से संबंधित माना जाता है।
दीवाने रिसालत को धार्मिक विभाग से भी संबंधित माना जाता है। बात को समझे। एक पॉइंट और बोलते जरा सा कि हर व्यक्ति किसी न किसी से सीखता है। जैसे अकबर था, वो शेरशाह सूरी से सीखा अपना साम्राज्य चलाने के लिए, लेकिन शेरशाह सूरी भी किसी से सीखा था। किससे सीखा था? वो अलाउद्दीन खिलजी से सीखा था। बात को समझ रहे हैं। तो उसी तरह हर कोई किसी न किसी से देख रेख के ही सीखता उगता है। कोई भी जन्म से ही पूरा विद्वान नहीं होता है। समझ रहे बात को। इसीलिए अडेप्टेशन ह्यूमन का बहुत बड़ा क्वालिटी है। कहीं कुछ भी चीज़ अडेप्ट कर लेता है। जैसे हम सिंगिंग क्वालिटी हनी सी से सीखे हैं, रंधावा से सीखे हैं, पलक मुचल मैम से भी सीखे हैं। बात को समझ रहे हैं। और सोनू निगम भैया से। और टीचिंग स्टाइल दिव्य कीर्ति सर से सीखे हैं, और कुमार गौरव सर से सीखे हैं, और जोलॉजी स्पेशलिस्ट सेन सर से सीखे। मेरा डिपार्टमेंट जोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो वहाँ का जो हेड थे सेन सर काफ़ी दक्ष व्यक्ति थे, तो उससे भी बहुत कुछ हम सीखे टीचिंग स्टाइल। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा ऐसा विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं। दीवाने इंसा। अब अगला विभाग दीवाने इंसा। ये भी आई पॉइंट है। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। ये प्रशासन का मामला है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत अति आवश्यक है। दीवाने इंसा, इसका प्रमुख कार्य क्या है? सुल्तान के आदेशों को पालन करना। क्या? सुल्तान के आदेशों को पालन करना, और उसको लिपिबद्ध मतलब लिखना भी, लिख के रखना है किताब में। ये काम किसका था? दीवाने इंसा का। एक तरह रूल को लिखता था ये लोग, ठीक है। सुल्तान जैसे आदेश दे दिया कोई भी चीज़ को, उसको लिख लेता था और उसको पूरा करवाने में इसका जिम्मेदारी था। अब आगे देखते, मतलब ये फॉरवर्ड करता था कि सुल्तान ने ऐसे लिखे हैं, आप लोग इसको पूरा करवाइए, इस टाइप का। अब आगे देखते, दीवाने खजा। दीवाने खजा क्या है? ये न्याय विभाग था, न्याय विभाग था, समझ रहे। इसके प्रमुख को काजी बोलते हैं। जैसे एक फेमस भी है, दूल्हा 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 दुल्हन राजी तो का करेगा काजी, इस टाइप का। तो काजी जो है न्याय करता था। बात को समझे। ऐसा कहावत पूरा इंडिया में फेमस है। लेकिन 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 ये न्यायाधीश जैसा तो था ही, लेकिन प्रमुख न्यायाधीश जो था वो सुल्तान खुद था। जब ये कोई निर्णय देने में असक्षम हो जाता था तो सुल्तान डायरेक्ट अपना न्याय सुनाता था। अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर का ये भी आई है, दीवाने बरीद। दीवाने बरीद अब किस ले जाना जाता है? यह गुप्तचर विभाग था, यह गुप्तचर विभाग था। इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद मुमालिक। याद कर लीजिए, बरीद मुमालिक। क्या? बरीद मुमालिक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से ये खत्म हो गया, वो वाला पूरा जो भी मतलब मंत्री थे वो लोग खत्म हो गए, जितना ही था। अब अगला क्या है? प्रांतीय प्रशासक व्यवस्था किस तरह से था शेरशाह सूरी का, वो चीज़ अब आ रहा है कि प्रांत में कैसे कैसे अपना व्यवस्था कायम किया था, कैसे वो बांटा था, डिवाइड कैसे कैसे किया था, और पूरा कंट्रोल कैसे करता था, उसके बारे में। तो अब देखते हैं। शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, आप लोग तो बताए थे। कश्मीर, गुजरात, बंगाल, इधर नेपाल से सटा तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य है। अब आगे देखते हैं। उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। बात को समझे। अब आगे देखते हैं। प्रांत को क्या बोला जाता था? मतलब प्रांत मतलब एक तरह का ना राज्य है, काफ़ी बड़ा राज्य है। तो प्रांत को क्या बोला जाता था? सूबा भी बोला जाता था, इक्ता भी बोला जाता था। इसको हम बहुत अच्छा से बताए हैं, यहाँ पे देखिए ना, इसको हम समझा देंगे। अभी पहले इधर ख़त्म कर लेते, फिर इसको समझा देंगे अच्छा से। यहाँ भी आप लोग समझिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? प्रत्येक सूबा का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? सूबेदार। याद रखिए, प्रांत को सूबा भी कहते, इक्ता भी कहते, और इसका जो प्रमुख रहता है तो उसको सूबेदार कहते हैं, ठीक है। और यह ना राजा का ना या तो पुत्र होता था, या फिर मित्र होता था, या फिर घनिष्ठ व्यक्ति होता था। मतलब जो राजा के क्लोज रहते थे, विश्वास पात्र, वही लोग को सूबेदार नियुक्त करता था। काफ़ी जिम्मेदारी का पोस्ट था ना। अब आगे देखते। सुल्तान का इक्ताओं पर कठोर नियंत्रण रहता था। कठोर नियंत्रण रहेगा तभी ना जाके वो पूरा साम्राज्य को पूरा दृढ़ बना पाएगा। अब कोई लुचुर पुचुर शासक रहेगा तो फिर जैसा
आदिल सा एकदम लुचुर पुचुर शासक था, उसका हाथ से गद्दी छीनिए ना गया। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं, इसको हम एरो में समझाए। प्रांत, सूबा, इक्ता राज्य को बोला जाता था, ठीक है। फिर इससे जो छोटा विभाग, छोटा बंटवारा था, उसको सरकार बोला जाता था। यह सरकार मतलब जस्ट लाइक अ जिला होता है, जिला, ठीक है। फिर ये बटा होता है परगना, मतलब ब्लॉक में। आप लोग ब्लॉक में जाते हैं ना अपना कागज पत्र बनवाने, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय रेसिडेंशियल बनाने जाते हैं ना, तो वही चीज़। जैसे कि इनकम का भी सर्टिफिकेट ब्लॉक में बनता है। आप लोग भी गए होंगे, हम भी गए हैं, काफ़ी चक्कर काटे हैं, क्या करिएगा। अब आगे देखते हैं। ब्लॉक के जो छोटा था वो ग्राम था। जैसे मेरा गांव, मेरा ब्लॉक है तो उसके अंतर्गत मेरा गांव भी आता है, बहुत प्यारा सा गांव है। और ब्लॉक सटा सटी है, तो इसका अनुभव हमको काफ़ी अच्छा है परगना का, ठीक है। हमेशा जाते हैं, चाय पी के आते हैं। अब आगे आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सितारा पॉइंट में आ रहा है। मतलब सरकार और परगना, इस सबको हम डिटेल में बताने का कोशिश किए हैं। जैसे सरकार जो जिला है ना, इसमें ना 2 प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। कितने? 2 प्रमुख अधिकारी को। जैसे जब भी जिला स्तर पे कौन सा अधिकारी, बहुत ही माननीय अधिकारी नियुक्त होते हैं, हम बता देते हैं, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। और पुलिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सर, ठीक है। और परगना स्तर पे कौन से रहते हैं, आप लोग तो जान रहे हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो पुलिस प्रशासन में ब्लॉक लेवल के रहते हैं, वो कौन से रहते हैं, दरोगा साहब, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग भी कोई ऑफिसर रहते हैं, जैसे कि डीएसपी सर हो गए, और भी इसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह 2 अधिकारी होते थे जिला में, ठीक है। और उसका क्या क्या काम था, क्या क्या नाम था, उस चीज़ को जान लीजिए। जैसे पहला है सिकदार सिकदारान। क्या है? सिकदार सिकदारान, ये ऊंचा पद था, ठीक है। जो मतलब दूसरा पोस्ट है मुंसिफ मुंसिफान, उससे सिकदार सिकदारान ऊंचा पोस्ट था। और ये सरकार या जिला में सामान्य प्रशासन को संभालता था। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, सिकदार सिकदारान। बात को समझ रहे, तो डीसी जैसा ही है, डीसी सर जैसा। अब आगे देखते हैं, मुंसिफ मुंसिफान। मुंसिफ मुंसिफान जो था, ये सिकदार सिकदारान से नीचा पोस्ट था, मुंसिफ मुंसिफान। अब इसका क्या वर्क है उसको देखते हैं। इसका जो वर्क है, मुंसिफान का कार्य न्याय करना था। क्या? न्याय करना था। और अगला पॉइंट देखते हैं, यह सिकदार सिकदारान जो होता था उसे नीचा पोस्ट था। तो आप लोग को समझा ही दिए थे, एक बार और देख लीजिए इसको। अब अगला पॉइंट है, इन दोनों अधिकारियों की सहायता करने के लिए अनेक छोटे छोटे अधिकारी होते थे। बहुत सारा अधिकारी लोग मिल के सपोर्ट करता था इन दोनों पोस्ट के व्यक्तियों को। जैसे डीसी सर को भी सपोर्ट करने के लिए डीसी ऑफिस होता है ना जी, वही जैसा एसपी सर को भी सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अधिकारी होते हैं, आप लोग देखे हैं ना जी। तो एसपी सर, डीसी सर का ऑफिस तो आप लोग देखबे किए हैं जिला में। अब आगे देखते हैं, परगना या ब्लॉक। परगना या ब्लॉक, परगना को ही ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसको भी समझ लीजिए। प्रत्येक सरकार जो जिला था, कई परगनों में बटे होते थे। बात को समझ रहे? जैसे यहाँ पे हम लोग का जो जिला है, उसमें कितनी तरह के, कितनी मतलब सारे ब्लॉक होते हैं। कहीं कहीं पे तो 10 ब्लॉक भी होते हैं, कहीं 7 ब्लॉक होते हैं, कहीं 6 ब्लॉक होते हैं। जैसा जिला बड़ा रहता है वैसा ही ब्लॉक का भी बंटवारा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक परगने में क्या कौन कौन से ऑफिसर होते हैं उस चीज़ को बताने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। जैसे एक सिकदार होता है, सिकदार, ठीक है। फिर एक मुंसिफ होता है। फिर एक फौजदार होता है जो खजांची का काम करता है, पैसा वैसा कलेक्ट करता है। और 2 कारकुन होते हैं, जैसे क्लर्क। क्लर्क लोग तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे कोई भी विभाग में फाइल को इधर उधर करना, उसके बाद फिर पैसा काउंट करना, यही सब का काम है। जैसे बैंक में भी आप लोग क्लर्क देखे होंगे, सिंपल ऑफिस में भी क्लर्क देखे होंगे, जो कि रसीद उसीद काटता है। समझ में आया गया होगा आप लोग को। जैसे एक सिकदार पोस्ट, यहाँ पे हमको सिकदार से एक बात आ रहा है, एक मेरा फ्रेंड था उसका नाम सिकदार था, तो आज पता चल रहा है कि वो सिकदार किस लिए जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सिविल सर्विस पढ़ रहे थे, उसमें एक
दोस्त से मुलाकात हुआ था, सिकदार उसका टाइटल था, ठीक है, उत्तराखंड का था। अब आगे देखते हैं ग्राम। अब ग्राम में क्या क्या व्यवस्था थी उस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से पीछे जाके एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और ये परगना जैसे आप लोग को बोले थे ना, एक परगना में अनेक ग्राम होते हैं। जैसे अभी भी एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं। जैसे कि मेरा ब्लॉक में तो लगभग 64 गांव है। बताइए तो 64 गांव कितना ज़्यादा होता है। उसको एक वीडियो सर कंट्रोल करते हैं। बताइए, काफ़ी ज़्यादा एकदम पावरफुल पोस्ट है। अब आगे देखते हैं। ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता है। मुखिया होता है, हम लोग के गांव में भी मुखिया होता है। मेरे बड़े भैया मुखिया हैं, मुखिया थे, अभी एक्स मुखिया हैं, अभी फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। और मेरी मम्मी पंचायत समिति थी, सहायता करती थी मुखिया जी का। अब आगे देखते हैं। यह गैर सरकारी पदाधिकारी होता है। बात के समझे, मतलब ये सरकारी अधिकारी नहीं होते थे ग्राम में जो मुखिया होते थे। जैसे एक पटवारी या मुखिया समकक्षी है, लेकिन इन लोग का जिम्मेदारी होता था कि कोई भी चीज़ हो तो उसको रिपोर्ट करे सुल्तान को। बात को समझे। तो मेरी मम्मी पंचायत समिति में उठी थी, निर्विरोध वो चुनाव जीती थी। काफ़ी ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भू राजस्व व्यवस्था या अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट VVI पॉइंट है। ये देखिए टैक्स का बात हो रहा है, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं। शेर शाह की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था या टैक्स था या फिर लगान था। लगान तो आप लोग जानबे कर रहे हैं। लगान मूवी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि लगान किस तरह से कठोरता से लिया जाता है। जैसे अभी आप लोग को इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ाएंगे, अच्छा से समझा देंगे। अब आगे देखते हैं। उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां के निरीक्षण में, सुपरविजन में, अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की जो भूमि थी उसको उसको मापता है। बात को समझे। और उसी के अनुसार अब वो टैक्स लगाएगा शेर शाह सूरी। अब क्या करता है देखिए, भूमि की माप के लिए शेर शाह ने एक पैमाना का इजाद किया, फिर निर्माण किया। जैसे लोधी वंश में हम लोग देखे थे ना, लोधी वंश में भी एक माप का बनाया था, गजे सिकंदरी। तो अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। भूमि की माप के लिए शेर शाह ने गजे सिकंदरी का स्थापना करवाया था। ठीक है, वो लोधी वंश वाला थोड़ा सा हल्का सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हम हल्का सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगला क्लास में हम इसको अच्छा से समझा देंगे। तो देखिए, जो शेर शाह जो थे वो गज सिकंदरी का निर्माण कराता है या फिर वो एक स्वर्ण दंडी का निर्माण कराता है। और जो इसका माप होता था वो 32 इंच का होता था। 32 इंच मतलब 32 उंगली काउंट करिएगा, तब जाके वो गज सिकंदरी का एक होता है। जैसे अभी मीटर जो है ना, मीटर, तो उसी तरह से ये गज सिकंदरी होता था। तो उसी से भूमि का माप करवाया, कितना दूरी का है, कितना चौड़ाई का है, तब उसके अनुसार वो लगान को व्यवस्था करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये VVI पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। किसानों को भूमि पट्टे पे दिए जाते थे। क्या? पट्टे पे दिए जाते थे। यह एक, और ये जो पट्टा होता था वो एक राजकीय पत्र होता था। राजकीय पत्र मतलब पूरा सरकारी कागज होता था, जिसमें उपज के क्षेत्र के बारे में जानकारी होता था कि कौन क्षेत्र से उत्पादन हो रहा है और उत्पादन क्या हो रहा है। ठीक है, और भू राजस्व का भी जानकारी लिखा होता था कि वहाँ से कितना टैक्स लेना है, उस चीज़ का भी जानकारी लिखा होता था वही पट्टे पे। ठीक है, और क्या करते थे, जो किसान को दिया जाता था उसे कबूल ले लिया जाता था कि हाँ हम ले लिए हैं और जो टैक्स है उसको हम पे करेंगे सुल्तान को। ऐसा लिखित रूप से ले लिया जाता था किसानों से, और सहमति पत्र में उन लोगों का सिग्नेचर या फिर अंगूठा ले लिया जाता था।
मतलब प्रमाण हो गया कि आपको देना ही देना है। अगर आप जमीन लिए, भूमि लिए पट्टे पे, तो आपको टैक्स देना ही होगा। और जानबे करे शेरशाह काफ़ी कठोर शासन था, वो लेबे करेगा अपना लगान। अब आगे देखते हैं। शेरशाह की भूमि लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी प्रकार की थी, रैयतवाड़ी प्रकार की थी। और रैयतवाड़ी प्रकार कैसा प्रकार है आप लोगों को बताते हैं। डायरेक्ट किसानों से लगान या टैक्स वसूल किया जाता था, उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो इसी तरह से एक जमींदारी व्यवस्था भी थी, जैसे इस्तेमारी व्यवस्था भी था। तो उसको 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 कौन लागू किया था बाद में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1790 ईस्वी आसपास में। ठीक है। तो उसमें जमींदारों से टैक्स लिया जाता था, तो इसीलिए उसको जमींदारी व्यवस्था बोला जाता था। उसी तरह से एक महलवाड़ी व्यवस्था था। महलवाड़ी, कान खोल के सुन लीजिए, महलवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है। और उसमें जो लगान लिया जाता था, वो सरकार डायरेक्ट लगान किससे लेता था, मुखिया से लेता था। बात को समझे, महलवाड़ी में जो लगान सरकार लेता था डायरेक्ट मुखिया से लेता था। और जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें टैक्स जो लेता था, लगान लेता था, वो डायरेक्ट जमींदार से लेता था सरकार। वो अंग्रेज काल का बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो टैक्स लिया जाता था शेरशाह सूरी द्वारा, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो उसमें डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया। बात को समझिए। अब आगे देखते। लगान ना था वो नकद या अनाज दोनों रूप में लिया जाता था, लेकिन प्राथमिकता नकद को दिया जाता था, कि कोई अगर डायरेक्ट पैसा जमा करता है तो उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा अनाज के कंपैरिजन में, तुलना में। अब आगे देखते। भूमि का किस्म व फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकाला जाता था। बात समझे, भूमि का किस्म, उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, मध्यम भूमि है, डिपरा भूमि है, एक नीचा भूमि है। तो उसके अनुसार से फसलों की उत्पादन के अनुसार से औसत निकाल लिया जाता था और टैक्स निर्धारित करके टैक्स वसूला जाता था। जैसे कुल उत्पादन का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगान के रूप में लिया जाता था, VVI पॉइंट। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लगान के अतिरिक्त, अभी तो लगान ले लिया 1/3 भाग, लेकिन लगान के अतिरिक्त भी किसानों को देना पड़ता था। क्या क्या देना पड़ता था, जरिबाना बोलते हैं, जरिबाना। ये एक तरह का सर्वेक्षण शुल्क था, जो कि 2.5% था कुल भू राजस्व का। बात के समझे, लगान तो दे ही रहा, लेकिन जरिबाना भी देना पड़ रहा है। कितना परसेंट, 2.5% कुल भू राजस्व का। और उसी तरह एक और भी टैक्स था, महाशिलाना। क्या, महाशिलाना। और ये क्या था, कर संग्रह शुल्क। और ये कुल भू राजस्व का 5% देना पड़ता था किसानों को। यार बहुत टैक्स ले रहे हैं, सिंपल टैक्स है, फिर जरिमाना टैक्स है, फिर महाशिलाना टैक्स है। गजब, किसानों को पूरा पकड़ के जकड़ के रखा है। तब ना वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाया, पैसा से, कौड़ी से और गोला बारूद से। अब आगे देखते हैं। युद्ध में लूट का माल कुछ प्रतिशत, आप देखिए, लूट में मान लीजिए सैनिक लोग लूट लिया कहीं कहीं से युद्ध में, तो उसमें भी कुछ परसेंट वो लेता था सम्राट, मतलब जो सुल्तान थे शेरशाह। और जजिया कर भी लेता था। जजिया कर आप लोग को पढ़ाए थे, हिंदू लोग से लेता था। तो हिंदू जो भी लोग थे उन लोग से लिया जाता था जजिया कर। तो हिंदू लोग को भी एक कर देना पड़ता था, जिसको कि जजिया कर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए गुप्तचर व्यवस्था किस तरह से किए थे शेरशाह सूरी। गुप्तचर विभाग या फिर डाक व्यवस्था किस तरह से था, उस चीज को देखते हैं। शेरशाह ने उच्च कोटि का गुप्तचर व्यवस्था स्थापित किया था। देखिए कोई भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए ना गुप्तचर का होना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में बहुत सारा गुप्तचर लोग है, जैसे अभी यहाँ आसपास में बहुत सारा गुप्तचर लोग घूम रहा है, पता नहीं चलता है सिविल ड्रेस में, लेकिन कुछ भी यहाँ पे क्राइम होगा तुरंत से रिपोर्ट होगा थाना में, तुरंत से पुलिस आ जाएगा। तो इसी तरह गुप्तचर जिस भी देश में पावरफुल रहेंगे वो देश अच्छा से चलेगा ही चलेगा। तो इसी तरह से शेरशाह भी अपना गुप्तचर रखता है, ताकि कोई भी साम्राज्य में कोई भी कानाफूसी कर रहा, कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो झट से पता चल जाएगा सुल्तान को और फट से एक समय एक्शन ले लेगा।
तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल, उसमें काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था, कौन सुल्तान बनेगा कौन सुल्तान नहीं बनेगा, हत्या भी ठिकान हो रहा था, तो इसीलिए गुप्तचर विभाग का व्यवस्था करता शेरशाह। और राजनीतिक उथल पुथल अस्थिरता होने के कारण सुल्तान को प्रत्येक घटना का पूर्व जानकारी होना अति आवश्यक था। बात को समझे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पूरे साम्राज्य में सरायों मतलब जहाँ पे यात्री लोग रुकते थे, वहाँ पे बाजारों में, बाजार तो आप लोग देख भी करते हैं वहाँ, और अन्य सार्वजनिक स्थानों में गुप्तचर तैनात कर रखा था सिविल ड्रेस में। कौन? शेरशाह सूरी, जिसे कि पूरा पता चल जाता था। अब आगे देखते हैं, पूरे राज्य के संपूर्ण भाग में सुल्तान को, मतलब पूरे साम्राज्य के संपूर्ण भाग से सुल्तान को रोज खबर पहुंचाए जाते थे कि ऐसा हो रहा है सुल्तान साहब, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तब जाके सुल्तान पूरा कंट्रोल कर पाता था साम्राज्य में। अब आगे देखते हैं, इसके लिए गुप्तचर विभाग में बड़ी संख्या में घोड़े दिए जाते थे। उसमें तो वाहन नहीं था, घोड़ा ही वाहन था। अब घोड़ा ताकतवर देगा तब ना तेजी से जाएगा और सेंटर में बताएगा, इसलिए घोड़े काफ़ी मात्रा में दिए गए थे। समझ रहे हैं, जैसे अभी पुलिस विभाग में जीप दिया जाता है, देख भी करते हैं, जीप दिया जाता है, सफारी दिया जाता है, और भी कुछ कुछ वाहन दिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, सैन्य व्यवस्था। अब सैन्य व्यवस्था कैसा था, ये भी वीवीआई पॉइंट है, देख लीजिए। शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया उसने, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति, क्या, दाग और हुलिया प्रथा को जीवित रखा। दाग और हुलिया प्रथा तो आप लोग को बताइए दिए थे कि कोई भी राजकीय घोड़ा रहता था, उसका स्किन में गरम एक मुहर रहता था, उसे दाग दिया जाता, जिससे पता चलता था कि ये काफ़ी स्ट्रोंग घोड़ा है, सुल्तान का घोड़ा है, युद्ध के कार्य के लिए है, राज्य के कार्य के लिए है। क्यों ऐसा करता था कि कोई धोखेबाज लोग नकली घोड़ा लेके उपस्थित हो जाता था और वो युद्ध में जाने को तैयार होता था, तो नकली घोड़ा उतना स्ट्रोंग थोड़ी दौड़ पाएगा या फिर युद्ध कर पाएगा, इसीलिए वो स्पेशल ब्रांडेड घोड़ा रखता था। तो इसीलिए वो दाग प्रथा निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको जीवित करता है। और हुलिया प्रथा भी आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी में, कि कोई कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, गेहुआ कलर का है, कौन गांव का है, कैसा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। जैसा अभी ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो अभी आया, तो ब्लड ग्रुप अभी भी लिखा जाता है, सब कोई का ब्लड ग्रुप पता होगा, तो उसी तरह से ब्लड ग्रुप का भी जानकारी लिया जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी, जैसे कोई आदमी नियुक्त हुआ तो वो वही आदमी आए सैनिक के रूप में, ये नहीं कि कोई आदमी का सिलेक्ट हुआ और वो अपना चचा का लड़का को भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हुलिया लिखा जाता था। ठीक है, तो उसको फिर से जीवित किया कौन? शेरशाह सूरी। काफ़ी अच्छा काम किया, जो अभी भी यही पद्धति को सैनिक में भी रखा गया, हर जगह पे अभी वही चीज़ है। कोई भी ऑफिस जाइए ना, आपका पूरा डिटेल रखता है, ये तो आप लोग जान ही रहे, नॉर्मल सी बातें आप देखते ही होंगे। अब आगे देखते हैं, शेरशाह की सेना में कितना उसका स्ट्रेंथ था, कितना मजबूत था शेरशाह सूरी का सेना, उसी चीज को देखते हैं। 1.5 लाख घुड़सवार, कहाँ बोल रहे? हाँ, सही ही बोल रहे हैं। देखिए, शेरशाह की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार सेना था, काफी ज्यादा सेना था, वो भी घुड़सवार था 1.5 लाख, और पैदल सेना 25,000 था, 25,000, और जो हाथी सेना था 5,000 था, और जो उसके पास तोप थे वो पर्याप्त मात्रा में था, इतना ज़्यादा तोप था कि वो आराम से युद्ध जीत सकता था। बात को समझे। और ये शेरशाह सूरी का तो मृत्यु कैसे हुआ था आप लोग बताई थी, तोप का गोला उसके बगल में आके गिरा बारूद का ढेर पे, और आग लग गया, जिसके चलते शेरशाह सूरी का दुर्घटना हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। अगर वो नहीं मरता ना, तो मुगल साम्राज्य तो स्थापित नहीं हो पाता। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक था शेरशाह सूरी। अब आगे देखते, शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था, खुद ही कमांड ले रखा था, पूरा सेना का सेनापति था, और स्वयं उसकी भर्ती करता था। वीवीआई पॉइंट में खुद ही भर्ती करता था सैनिक लोग को,
अब आगे देखते हैं, सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन दिया जाता था। उनका जैसा जैसा योग्यता रहता था वैसे ही उन लोगों को वेतन दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग सैनिक है तो उसको ज़्यादा वेतन देगा, कोई कमज़ोर टाइप का है तो उसको थोड़ा कम वेतन देगा, इस टाइप का। अब आगे देखते हैं, शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था उस समय पूरी कंप्लीट नहीं बनाया था, लेकिन उसी के जैसा ही था। जैसे देखिए, पुलिस व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। पुलिस व्यवस्था एक तरह का नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसी तरह एक उत्तरदायित्व सिद्धांत को लागू किया। बात को समझे। जैसा आगे देखते हैं, जो भी अधिकारी जिस क्षेत्र के नियुक्त होते थे उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व यही जिसको नियुक्त किया जाता था उसी को होता था। तो समझे, एक तरह का पुलिस जैसा ही था, लेकिन कंप्लीटली पुलिस यहाँ पे नहीं कह सकते। वो बाद में अंग्रेज शासन के समय पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से वर्दी के साथ आ गया। इस चीज़ को तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था किस तरह से था उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, शेरशाह जब सिंहासन पर बैठा उस वक्त मुद्रा की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब। सिक्कों में ना मिलावट था, घिसा पिटा फालतू सिक्का चल रहा था बाजार में। तो उन सिक्कों को ना वो पूरा हटा देता है और अतः उसने पुराने सिक्कों की जगह अब नए राजकीय सिक्के मतलब पूरा सरकारी सिक्का जारी कर देता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सा सिक्का जारी करता है। तो उसने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए जिसको कि रुपया कहा जाता है, रुपया, और ये 180 ग्रेन का था। और दूसरा सिक्का क्या जारी करता है, तांबे का दाम जारी करता है, दाम। यहाँ पे रुपया देखिए, फिर यहाँ पे दाम देखिए, रुपया जो था चांदी का था, दाम जो था तांबे का था, ये 380 ग्रेन का था। अब आगे देखते हैं, चांदी का रुपया और तांबे के दाम में रुपया और दाम का अनुपात 1/64 था। काफ़ी ज़्यादा अंतर है, इस चीज़ को भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, शेरशाह द्वारा जारी रुपया दाम सिक्के पर अपना नाम लिखवाया। शेरशाह सूरी अपना नाम लिखवाया, पद लिखवाया, सुल्तान और टकसाला जिस भी मतलब जगह सिक्का का ढलाई करते हैं तो उसको टकसाला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नामकुम में सिक्का गढ़ा जाता था तो टकसाला का वहाँ पे कोई नाम होगा तो वो वहाँ पे अंकित होगा। बात को समझे। तो इस तरह से था। और जो टकसाला में छापा गया वो कौन सा लिपि में, अरबी में या फिर देवनागरी लिपि में छापा गया। बात को समझे। सुल्तान, शेरशाह सूरी सुल्तान, टकसाला का नाम। बात को समझिए इस तरह से, या अरबी या देवनागरी में। अब आगे देखते हैं, शेरशाह के समय टकसालों की कुल संख्या कितनी थी, 23 थी, 23। अब स्मिथ नाम का एक तो इंग्लिशमैन कहाँ बोलता है इसके बारे में, सिक्के के बारे में, शेरशाह सूरी के सिक्के के बारे में, कि शेरशाह का जो रुपया था ना वो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का मुद्रा का आधार है शेरशाह सूरी का रुपया। बात समझ रहे, वर्तमान में भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। शेरशाह काफ़ी दूरदर्शी था, उसी चीज़ को न सीखा जा रहा है। जैसे ब्रिटेन कितना डेवलप कंट्री है तो वहाँ अभी भी रुपया जो चल रहा है शेरशाह सूरी के जैसे छापा था वैसे ही छप रहा अभी भी। अब आगे देखते हैं, सार्वजनिक कार्य क्या क्या करता है, वो थोड़ा सा लोगों को खुश भी रखने जानता था। जैसे देखते हैं, शेरशाह के द्वारा 4 सड़कें बनाई गई जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कि अभी भी हम लोग यूज करते हैं। आप भी यूज किए होंगे कभी न कभी, अगर इस क्षेत्र के हैं तो जरूर यूज किए होंगे। जैसे कि बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस क्षेत्र के होंगे तो ये रोड का जरूर इस्तेमाल किए होंगे, NH2 को। तो उसी NH2 को बनाने का काम कौन किया था, शेरशाह सूरी। तो देखिए पहला वही वाला है, बंगाल से सोनार गांव से लेके, देखिए बंगाल का जो सोनार गांव थे वहाँ से दिल्ली से फिर लाहौर से फिर पंजाब तक जाता था ये रोड, पहला रोड, ठीक है। और इस रोड को क्या बोला जाता है अभी के परिप्रेक्ष्य में, GT रोड। अभी क्या बोला जाता है, GT रोड,
ठीक है। और जीटी रोड कौन नाम रखा था? एक तो इंग्लिश मैन नाम याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और वो समय ये सड़क को क्या बोले जाता था? काफ़ी प्रमुख सड़क था, तो इसको सड़क ए आजम कहा जाता था। और सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी इसलिए किया था ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट आवश्यक खाद्य सामग्री उसका आना जाना बढ़िया से हो सके एक जगह से दूसरे जगह, और युद्ध हो तो सेना भी इजीली गमन कर सके और चिट्ठी पत्राचार भी इजी हो सके, इसीलिए रोड का निर्माण किया था। अब दूसरा इम्पोर्टेंट रोड है जो आता है आगरा से बुरहानपुर तक, इसको हम मैप में दिखाए हैं, शेरशाह सूरी में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर शेरशाह सूरी होगा ना, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तीसरा नंबर आगरा से जोधपुर, फिर जोधपुर से चित्तौड़ तक एक सड़क, तीसरा नंबर का सड़क। और चौथा नंबर का सड़क क्या था? लाहौर से मुल्तान तक। क्या? लाहौर से मुल्तान तक। अब आगे देखते हैं शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण किया, जहाँ पे यात्री लोग चल रहे हैं और थक गए तो वहाँ लोग रुक के और आराम करता था, पानी वानी पीता था। तो जगह जगह पर पानी की भी व्यवस्था करवाया, वृक्ष लगवाया और कहीं कहीं पे तो मस्जिद भी बना दिया, समझ रहे, ताकि ईश्वर खुदा का याद कर सके लोग। मस्जिद का भी निर्माण करवाया, बात को समझ रहे। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए एक सिकदार का नियुक्त किया, सिकदार नाम का एक तो सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया, ठीक है। मेरा दोस्त सिकदार, तो उसी एक सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इतिहास कानूनगो, एक तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस इतिहासकार है कानूनगो ने इन सरायों को, जो इन सराय बना ना 1700 सराय, तो उन सरायों को कहा उन लोग को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। बात को समझ रही? अपना शरीर में आप लोग धमनियां तो जान रहे हैं, आर्टरी, जैसे मोटा मोटा आर्टरी जो आया है ना, हाथ में आया है, लेग में गया है, जैसे आपका नेक में एक आर्टरी है, वो कहाँ से आ रहा है? हार्ट से ब्लड का सप्लाई कर रहा है। तो मेन जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है वो आर्टरी से हो रहा है, धमनी से हो रहा है। तो वही बोला कौन? कानूनगो बोलता है कि जो 1700 सराय हैं वो साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं, ऐसे बोल दिया, बहुत बड़ा बात बोल दिया। अब आगे देखते हैं। भवन और इमारतें क्या क्या बनाया था शेरशाह सूरी, उसके बारे में देखते हैं। ये भी वीवीआई पॉइंट है। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपनाह, देखिए दीनपनाह का निर्माण कब करवाया था? जब शेरशाह सूरी को वो घेर लेता है और शेरशाह सूरी से संधि करता है और पैसा वैसा देता है, तो वही पैसा को ला के हुमायूं जो था वो दिल्ली के करीब दीनपनाह का निर्माण करवाता है। वहीं पे एक लाइब्रेरी का भी निर्माण करता है, शेर मंडल का। तो वहीं से ना गिर के हुमायूं का डेथ हो जाता है सीढ़ी से, शेर मंडल पुस्तकालय से। तो अब देखिए हुमायूं बनाया था उसी से पैसा लेके, इसीलिए ये बदला लेने के लिए शेरशाह दीनपनाह को तुड़वा देता है और उसके स्थान में दिल्ली में क्या बनवा देता है? पुराने किले का निर्माण करवा देता है। बताइए, दीनपनाह को तुड़वा के पुराने किले का निर्माण करवा देता है, एक तरह से गुस्सा निकालता है। अब आगे देखते हैं। उसने दिल्ली के पुराने किले में दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाता है। ये भी वीवीआई पॉइंट है। किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसने अपने साम्राज्य के पश्चिमों उत्तर, समझ रहे, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो पश्चिम उत्तर है वहाँ पे एक रोहतासगढ़ का किला बनवाया। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैक करने वाले विदेशी आक्रमणकारी लोग आते थे, तो उसको रोकने के लिए भी। और हुमायूं का एक जनजाति था, हुमायूं का सहायता करता था एक तो जनजाति, गख्खर जनजाति, काफ़ी लड़ाकू जनजाति था। तो वो लोग भी शेरशाह सूरी को हमेशा परेशान करता था और शेरशाह सूरी के खिलाफ वो लोग युद्ध करता था, जैसे हुमायूं को मदद करता था। तो उन लोग को भी रोकने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनाता है, ताकि गख्खर जनजाति को भी कंट्रोल कर सके और विदेशी आक्रमणकारियों को भी कंट्रोल कर सके। बात को समझे। अब आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित
सासाराम, सासाराम बिहार में है, वहाँ उसके मकबरे, मतलब शेरशाह अपना खुद मकबरा बनाया था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पूर्वकालीन स्थापत्य कला की प्रकाष्ठा बोला जाता है। सबसे मतलब पूर्व काल में जो भी स्थापत्य होता उसमें सबसे ऊंचा कोई निर्माण हुआ था तो वो शेरशाह सूरी का मकबरा ऐसा बोला जाता है। और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि नवीन शैली के प्रारंभ का घोतक भी था। जैसे नवीन शैली जो भी था उसका प्रारंभ का घोतक भी माना जाता है इसको। अब आगे देखते हैं। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर, एक इंग्लिशमैन कनिंघम है वो क्या कह देता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ना वो ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर। बताइए, हम तो ताजमहल देखने गए थे, काफ़ी सुंदर था, उससे हम गले भी लगे थे, उसका वॉल से ठंडा ठंडा अपना फेस टच किए थे, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर था। तो अब तो हमको इसको भी देखने जाना होगा, शेरशाह का मकबरे को देखते कनिंघम भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जाएंगे अपना गाड़ी चला के, 4 व्हीलर। अब आगे देखते हैं। सौ साम्राज्य के पतन का कारण, मतलब अपना 4 व्हीलर खरीदेंगे तभी जाएंगे, बात को समझिए। अब आगे देखते हैं। सूर साम्राज्य के पतन का कारण, सूर साम्राज्य के पतन का क्या क्या कारण था, अब देखते हैं। सूर साम्राज्य के नींव शेरशाह सूरी ने डाला, शेरशाह सूरी ने डाला सूर साम्राज्य। अरे कहाँ बोल रहे जी, थोड़ा सा रुकिए, थक गए पढ़ा के, इसीलिए ऐसा हो रहा। हाँ, आई एम रेडी, चलिए देखते हैं। सूर साम्राज्य की नींव शेरशाह सूरी ने डाला। वो तो आप जान ही रहे हैं, सूर साम्राज्य को कौन बनाया था? शेरशाह सूरी। और यह महान साम्राज्य निर्माता था और दृढ़ संकल्प रखने वाला था और अपने कार्यों में वो चतुर था और राजनीतिक कुशल व्यक्ति था। बात को समझे, काफ़ी ज़्यादा गुण था। लेकिन शेरशाह का जो उत्तराधिकारी लोग थे, जो उसके बाद वाले लोग आए थे, वो लोग अयोग्य थे और कमज़ोर थे। उसके उत्तराधिकारी समाज के समस्त वर्गों